आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ एक ऐसा पैनल बैठा है जो हितधारक है इस राज्य के बड़े अनुष्ठानों का, इस राज्य की देवभूमि की पहचान, यहाँ के अनुष्ठानों, धार्मिक धामों और यहाँ की गंगा जमुनी जो बहुत लंबी समय से बहती हुई नदियाँ, अविरल बह रही नदियाँ हैं, उनके किनारे संतों की और यहाँ तक देवताओं की तपस्थली रही है। आज हम बात करने जा रहे हैं कुंभ को लेके, कुंभ की तैयारियों को लेके। तो सबसे पहला सवाल हमारा नितिन जी से होगा, क्योंकि गंगा की जो अविरल धारा है वो यहीं आएगी, जो विस्तार लेगा ये कुंभ आपका वो वहीं हरिद्वार में होना है। नई पीढ़ी का बहुत क्रेज धार्मिक आयोजनों के लिए और धार्मिक व्यवस्थाओं के लिए बढ़ा है। साथ साथ इसके कुछ चीज़ें ऐसी भी आई हैं जो कहीं ना कहीं हमारी परंपराओं को, हमारी दिक्कतों करती हैं, जैसे रील बनाने का है या कपड़ों को लेके, गंदा कपड़ा, साफ सफाई को लेके बहुत सी चीज़ें उठती हैं। तो नितिन जी, सबसे पहले चूंकि आप लोग स्टेक होल्डर हैं, आप हितधारक हैं उस गंगा महासभा के, जो गंगा माई के, कि उनकी पवित्रता और शुचिता कैसे बनी रहे और कैसे उस घाटों की सुरक्षा हो और जो मर्यादा है वो भी बनी रहे। नमामि गंगे तव पाद पंकजम सुरासुर वंदित दिव्य रूपम भुक्तिम च मुक्तिम च ददासि नित्यम भावानुसारेण सदा नराणम। पतित पावनी मोक्षदायिनी प्राणदायिनी माँ गंगा को प्रणाम। मंच पर विराजमान संत चरणों को प्रणाम। आप माँ गंगा की यह पावन धरा देवभूमि की चर्चा के लिए, हरिद्वार कुंभ की चर्चा के लिए आपने आमंत्रित करा, आपका हार्दिक आभार, धन्यवाद। हमारी जो अभी कुंभ, जो कि विश्व की एक अनुपम धरोहर है, उसके लिए हम पूरे अपने विश्व के सनातनियों को हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पर आमंत्रित करते हैं। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी ने, जो उनको लगता था कि 2021 में जो कुंभ हुआ की वजह से वह हमारे सनातनी वहां पहुंच नहीं पाए, और उसके लिए उन्होंने इस अर्धकुंभ को दिव्य भव्य करने की जो योजना बनाई है, निश्चित रूप से उनकी इस आस्था, इस योजना और सनातनियों के प्रति प्रेम, मां गंगा के प्रति आस्था को मैं धन्यवाद देता हूं। और जब करोड़ों सनातनी जब बिना किसी निमंत्रण के, बिना किसी बुलावे के हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड मां गंगा में स्नान के लिए आते हैं, तो मुझे लगता है कि वह उनकी भाव है। और जब वो आते हैं हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड क्षेत्र में, तो वो उसकी वहां की शुचिता, वहां की पवित्रता को निश्चित रूप से ध्यान में रखते हैं। और आप ने अभी प्रयागराज का कुंभ देखा, जहां पर 70 करोड़ श्रद्धालु आए, और मुझे लगता है कि वहां की पवित्रता, वहां की स्वच्छता, वहां का वातावरण इतना पवित्र था। तो मुझे लगता है कि यह केवल सनातनियों का जो देवताओं के प्रति भाव है, उसे हमें जागृत रखने की आवश्यकता है। और उस जागरण से ही हमारी गंगा की पवित्रता, शुचिता सदैव बनी रहती है, घाटों की व्यवस्थाएं बनी रहती हैं, स्वच्छता बनी रहती है। ये निश्चित रूप से जरूरी है जी। कुंभ में महाराज जी से बात करेंगे। प्रेमगिरी जी महाराज जूना अखाड़ा से हैं हमारे महाराज जी। अखाड़ों की भूमिका है, परंपरा है, व्यवस्था है उनके हाथों में, अगुवाई उनको करनी है। महाराज जी, हम कितना तैयार हैं अपने यहाँ कुंभ कराने के लिए? शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवंतो पुनः पुनः। आज उत्तराखंड की पावन धरती, ऋषि मुनि महर्षियों का देव स्थान, अभी चर्चा चल रही थी कि इसको देवभूमि क्यों कहते हैं। पूर्ण रूप से आप लोगों ने उसको समझ नहीं पाया।
देवभूमि उत्तराखंड को इसलिए कहते हैं क्योंकि आपने सुना होगा हमारे महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं और 12 ज्योतिर्लिंगों में हिमालय तो केदारम, उत्तराखंड में हमारे केदारनाथ के रूप में विराजमान रहते हैं और इस उत्तराखंड भूमि को भगवान शिव का निवास स्थान माना गया है। इसलिए जहां पर देवों के देव महादेव हों और उनका क्षेत्र हो, उनके सारे गण हों और जिसमें साधु सन्यासी तपस्या कर रहे हो, तो आप लोग बताइए उसका नाम क्या दिया जाए? देवभूमि कहा जाएगा। एक देवभूमि उत्तराखंड है और देवश्री देवभूमि हिमाचल भी है। इसको महादेव का वास केदारनाथ जी का कहते हैं और हिमाचल में मां पार्वती का हिमाचल में वास है। तो जहां शिव का वास वो देवभूमि और जहां पर मां भगवती का वास हो वो भी देवभूमि भारत में कही जाती है। अगर कहीं विश्व में देवभूमि है तो हिमाचल आप जाएंगे, जब पंजाब के बॉर्डर से आप प्रवेश करेंगे तो लिखा होगा देवभूमि हिमाचल में आपका स्वागत है। तो आज मैं अमर उजाला स्वर्णिम शताब्दी के अवसर पर जो 100 वर्षों का अग्रसर बढ़ रही है, इनको श्री पंच दशनाम जूना अखाड़े की तरफ से खूब खूब बधाई देता हूं, खूब खूब अभिनंदन करता हूं। मैं कहना चाहता हूं, जब हमारे धर्म का प्रचार साधु संत कुंभों में आकर गोष्ठी करते थे और देश विदेश में जाकर के पैदल भ्रमण करके प्रचार करते थे, आज मैं अमर उजाला को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इसके माध्यम से सारे विश्व में धर्म का प्रचार कर दिया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कुंभ के बारे में। कुंभ कलश है, कलश माने घड़ा। कुंभ कहां कहां है देखिए, विस्तार से थोड़ा समय लगेगा। कुंभ की बात आपने की तो मैं कुंभ की चर्चा, कुंभ कहां से प्रकट हुआ। एक बार देवताओं और दैत्यों में घमासान युद्ध हुआ। देवता परास्त हो गए, दैत्य विजयी हो गए और दैत्यों ने इंद्र का सिंहासन पर। तो एक बार देवता भगवान विष्णु के पास गए और बोला, महाराज जो देवताओं का स्थान था उस पर दैत्य बैठ गए, महाराज जी कोई कृपा करो, उपाय बताओ। उन्होंने कहा कभी कभी ऐसा भी समय आता है दैत्य प्रबल हो जाते हैं, अब तुम्हारे पास एक ही उपाय है, समुद्र मंथन में उसमें अमृत छिपा हुआ है। सब रत्नों के बारे में नहीं, 14 रत्न हैं, लेकिन एक अमृत के बारे में बता रहा हूं कि जाओ दैत्यों से मेल करो और मेल करने के बाद उस समुद्र मंथन को मथो। विस्तार में नहीं जाएंगे। समुद्र मंथन हुआ और उसमें ये माइक ले लीजिए। हेलो, समुद्र मंथन हुआ और उसमें अमृत कलश प्रकट हुआ। देवता दानव झगड़ने लगे, झगड़ते झगड़ते दैत्य कलश लेके भागे। और समुद्र मंथन कहां हुआ था? लंका के पास सेतुबंधु रामेश्वरम, जहां भगवान का वास है। 12 ज्योतिर्लिंग हैं जिसमें सौराष्ट्र सोमनाथम चा श्री शैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन महाकाल ओंकार ममलेश्वरम परल्याणम तो नाथम डाकिन्याम भीम शंकरम सेतुबंधेतु रामेशम नागेशम दारुका बने बाणारस्याम सुविश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालय तु केदारम कृत्नेश्वर शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगाम सायं प्रतापटे नरा सत्य जन्म कृतम पापम स्मरेण विनस्तुति। वहां से मंथन हुआ और वो कलश लेके भागे देवता दैत्य। तो एक बूंद पहली कहां पड़ी?
त्र्यंबकेश्वर नासिक में, क्योंकि उधर से अमृत आ रहा था, हरिद्वार में उसकी समाप्ति हुई। पहला बूंद कहां पड़ा? त्र्यंबक नाशे में। त्र्यंबक का कुंभ कब मनाया जाता? जब मेघ राशि वृषभ पर हो और बृहस्पति सिंह पर हो तो उसको सिंहस्थ भी कहते हैं। जी महाराज जी। वहां से आया, आगे बढ़ा हो कलश, तो कहां गिरा? एक बूंद उज्जैन में गिरी, वहां कुंभ मनाया गया। कौन सी नगरी? जिसको हम लोग महंकाल की नगरी कहते हैं, जहां उज्जैन में विक्रमादित्य की भी नगरी कहते हैं, जहां राजा भरथरी की भी नगरी कहते हैं, जहां पर आज अगर हमारा विक्रम संवत कहां से चला तो विक्रम संवत उज्जैन की पावन धरती महंकाल की नगरी में श्रीमन विक्रमादित्य राजा संवत, ओ विक्रम राजा के नाम से विक्रमादित्य संवत चला। आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद रास्ते में क्या पड़ा? प्रयागराज पड़ा। प्रयागराज कुंभ कब होता है? माघ मकर गति रवि जब होई, और तीरथ पतहि आव सब कोई। सारे तीर्थ देवता लोग आते। कहां? तीसरा प्रयागराज कुंभ। और जब हम लोग यहां आए तो अंत में देवता झगड़, कहां? देवभूमि में पहुंचे। कहां? उत्तराखंड में एक बूंद यहां गिरी। तो जहां पर बहुत लंबा विषय है, बहुत पुस्तकों हमारे साहब भी बैठे हुए, आनंद वर्धन साहब ने कुंभ पिछला 21 का कराया, हमारे गंगा सभा के बद्रीनाथ, सबको समय देना है, इसलिए मैं बताना चाहता हूं। इस तरह से हरिद्वार कुंभ का चारों कुंभ मनाया है। के बाद 13 अखाड़े जो कुंभ मेले में स्नान करते हैं, जिसमें 7 अखाड़े जगत गुरु शंकराचार्य जी, आज हम लोग यहां निश्चिंत बैठे हुए हैं, सनातन धर्मी उत्तराखंड में हैं, तो किसकी देन है? आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी की देन है, जिन्होंने जन्म तो केरल में लिया, समस्त भारत में उन्होंने प्रचार किया, लेकिन अंतिम समय कहां चुना? वो उत्तराखंड देवभूमि में केदारनाथ में चयन किया। तो इसलिए 7 अखाड़े सन्यासियों के, 3 अखाड़े रामानंदाचार्य वैष्णव के, 7 अखाड़े हमारे शंकराचार्य जी के माध्यम से आए, 3 अखाड़े रामानंदाचार्य वैष्णव के आए, और 3 अखाड़े श्री चंद उदासी पंथ के आए। इस तरह से 7 सन्यासी, 3 वैष्णव, 3 उदासी, कुल मिला के 13 अखाड़ों का ही इतिहास पाया जाता। आजकल क्या हुआ? कुछ मनमुखी अखाड़े भी बनने लगे हैं, और मनमुखियों को क्या किया गया? जब हमारे बहुत से ऐसे मेलाधिकारी महोदय उनके आक्रोश से चिंतित होने लगे तो अखाड़ा परिषद में विषय रखा। महाराज जी, समय का भी थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, तैयारियों पे हम लोग कर रहे हैं। तो ये तो पूरा जी, का जी, जी, थोड़ा सा और भी जी। तो उसके बाद हम लोगों ने जो ऐसे मनमुखी थे उनको अपने अपने में विलय किया, और स्नान तुम भी करो। इस तरह से ये हमारे कुंभ की परंपरा है। और इस बार हमारे माननीय मोदी जी की प्रेरणा से और हमारे माननीय मुख्यमंत्री धामी जी के अनुग्रह पर, नहीं तो हम 12 साल में कुंभ होता था और हमारे साधु संत अखाड़े 12 साल में ही शाही स्नान करते थे। लेकिन इस बार जब हमारे योगी जी ने उत्तर प्रदेश में, वहां कुंभ और अर्ध कुंभ की परंपरा थी, लेकिन अखाड़ा परिषद में बैठ करके योगी जी ने कहा कि भाई हमारे सनातन धर्म में अर्ध वस्तु ठीक नहीं, अर्ध होता ही नहीं। हमारे यहां तो क्या होता? पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सब पूर्ण है, अधूरा कहां है? जो 6 साल का। इसलिए अर्ध कुंभ खटा हटा के कुंभ रखा गया, और 6 साल वाले को कुंभ और 12 साल वाले को महाकुंभ रखा गया। इसी तरह से उत्तराखंड सरकार ने भी अनुसरण किया। यहां भी अर्ध कुंभ होता था, लेकिन साधु संतों का शाही स्नान नहीं होता था।
लेकिन अब के अखाड़ों को धामी जी ने बुला करके अनुग्रह किया, आग्रह किया कि ये वो भूमि है, यहाँ भी उत्तर प्रदेश की तर्ज पर यहाँ भी कुंभ होना चाहिए। और आप जब 13 अखाड़े स्नान करेंगे तो मैं समझ लूंगा कि ये भी कुंभ मेला संपन्न होने जा रहा है। अखाड़ों ने बात मानी और उनका आग्रह सुना और कहा कुंभ मेला मनाएंगे। तो इस तरह से साधु संत 13 अखाड़े इस बार 2027 में हरिद्वार कुंभ मेला मनाएंगे, शाही स्नान करेंगे। हमारे एंकर जी कहते हैं थोड़ा समय कम है, इसलिए बोलना तो बहुत कुंभ के बारे में बताना है, कम से कम 1 घंटा लगे। कुंभ के थोड़े थोड़े शब्दों में अगर बयान करेंगे तो 1 घंटा लग जाएगा। जब साहब एंकर साहब बोल ले तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद। हेमंत जी आपसे सवाल लेंगे, चूंकि आप बद्री केदार धाम मंदिर समिति के चेयरमैन हैं। बहुत इच्छाओं से, बहुत आस्था लेके बहुत बड़ी संख्या में लोग बद्रीनाथ, केदारनाथ, 4 धाम पहुंच रहे हैं, हरिद्वार आ रहे हैं। कैसे कोई संतुष्ट होकर जाए, कैसे स्मूथ दर्शन देके जाए, इसके लिए बद्रीनाथ केदार समिति ने क्या व्यवस्था कर रखी है? बहुत बहुत धन्यवाद अनूप जी। संवाद कार्यक्रम में अमर उजाला परिवार ने आमंत्रित, आभार व्यक्त करता हूं। जैसा कि पूज्य महाराज जी ने देवभूमि के बारे में बहुत विस्तार से उन्होंने जो है कि सारे विषय को रखा है। समिति के बारे में मैं कुछ बताना चाहूंगा कि 1939 में ये मंदिर समिति बनी थी ब्रिटिश काल के टाइम पर, और 2 बड़े अधिष्ठान हमारे जो श्री बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम है, इसके अधीन हमारे 47 हमारे अधीनस्थ मंदिर हैं। जहां तक आपने देश दुनिया से तीर्थ यात्रियों की बात की है, आप इस बार हरिद्वार भी आपके साथ जुड़ गया है। जी, हरिद्वार का भी जो चंडी मंदिर है उसके रिसीवर माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर इस समय बद्री केदार मंदिर समिति उसको देख रही है। जहां तक आपने देश दुनिया से तीर्थ यात्रियों के बारे में कहा, तो ये जो हमारे चारों धाम हैं, ये सनातन धर्म की प्राणवायु हैं, ये हमारे आध्यात्मिक चेतना के केंद्र हैं। और पूरी देश दुनिया से इस बार मैं कह सकता हूं कि सारे रिकॉर्ड टूट गए। 19 अप्रैल को जहां मां गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुले थे, और 22 तारीख को बाबा केदार के कपाट खुले, और 23 तारीख में भगवान बद्रीनाथ जी के कपाट विधिवत रूप से पूरे देश और दुनिया के तीर्थयात्रियों के लिए खुले। एक बहुत बड़ी चुनौती है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे तीर्थयात्री आते हैं, वो और धामों से यहाँ की तुलना करते हैं। मैं जरूर आपको बताना चाहूँगा, चाहे वो हमारे जितने भी और धाम हैं, चाहे वो श्राइन बोर्ड माँ वैष्णो देवी का हो, चाहे तिरुपति बालाजी हो, चाहे महाकाल उज्जैन की बात करें या काशी विश्वनाथ की बात करें, और देश के जितने भी और धाम हैं, उन सब में ये 4 धाम बिल्कुल अलग हैं। इनकी तुलना मैं समझता हूँ कि किसी भी धाम से नहीं की जा सकती। यहाँ की व्यवस्थाएँ, यहाँ पर किस प्रकार से जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, जो प्राकृतिक चुनौतियाँ हैं, उन सब से सामना करते हुए भी हमारी सरकार, हमारा प्रशासन, और बहुत अच्छी बात है कि इस मंच पर हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब भी बैठे हैं। जब ये यात्रा प्रारंभ, उससे पूर्व मुख्यमंत्री जी यहाँ पर बैठे थे, और उन्होंने भी कहा था कि हम लोग पहले जब यात्रा शुरू होती थी उसके बाद हम यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर काम करते थे, लेकिन आज जब यात्रा का समापन होता है उसके बाद ही जो है पूरी यात्रा की व्यवस्था कैसे चलेगी, तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। जो नारसंग बॉर्डर से जो यात्रा यहाँ से शुरू होती है और उसको गंतव्य तक, वहाँ तक पहुँचाना, श्री बद्रीनाथ, केदारनाथ और यमुनोत्री, गंगोत्री, इस पर सारी प्रशासन, जिला प्रशासन, हमारा एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सारा जो मंदिर समिति हमारे वीआईपी व्यवस्था भी आपने खत्म की। जी, मैं उस विषय पर आ रहा हूं। मैं ये बताना जरूर चाह रहा था कि इसीलिए मैं ये बोल रहा था आज इस मंच के माध्यम से कि इसकी तुलना पहले बात तो किसी भी धामों से नहीं की जा सकती है, क्योंकि हर 6 महीने के बाद वहां पर दोबारा से हमको सारी व्यवस्थाओं को करना पड़ता है, सारी व्यवस्थाओं को बनाना पड़ता है। और जो तीर्थयात्री, मैंने कहा इन 2 महीनों के अंदर रिकॉर्ड तोड़ लगभग 26 लाख आदमी जो है कि तीर्थयात्री इस समय बद्रीनाथ और केदारनाथ के अंदर आया, और लगभग पूरे चारों धामों में 40 लाख लोगों ने दर्शन किए और 50 लाख लोगों ने इसका पंजीकरण किया। अभी यात्रा को सिर्फ चले हुए 2 माह हुए हैं। और मैंने कहा कि जैसे कि हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां थी, लेकिन मैं कह सकता हूं कि जिस प्रकार से सभी ने, पूरे प्रशासन ने, पूरी मंदिर समिति ने, हमारा जो प्राथमिकता भी थी और हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता थी कि देश दुनिया से आने वाले हर तीर्थयात्री यहाँ से दर्शन करके जाएं, और हमने सबको सुलभ, सरल और सुरक्षित दर्शन मुहैया कराएं। आज भी यात्रा चल रही है। धीरे धीरे मानसून सत्र आने के कारण जो है कि यात्रा में थोड़ा सा कमी आई है, और जहां
वीआईपी दर्शन की बात थी तो सबसे पहले हमारे प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री ने नजीर पेश की। उन्होंने जब पहले दिन कपाट खोलने के दिन जब वो धाम में आए थे, 1 से 1.5 मिनट के अंदर उन्होंने जो है कि दर्शन वहां से किए। और हमने इस बार प्रयास किया कि हम जो हमारा जो वीआईपी दर्शन के नाम पर आम तीर्थयात्रियों को जो समस्याएं होती थी, हमने उस वीआईपी दर्शन को बंद किया। जो मंदिर की आय से जुड़ा हुआ हमारी जो विशेष पूजाएं हैं, क्योंकि वहां पर जो भौगोलिक परिस्थिति है, वहां पर सभी को जो लंबे समय से तीर्थयात्री लाइन पर लगे रहते हैं, वो एक झलक पाने के लिए, एक दर्शन पाने के लिए 8-8, 10-10 घंटे लाइन पर लगते थे। उनको हमने जो 4 पूरे दर्शनों की व्यवस्था रखी। सारी जो हमारी पूजाएं, जो विशेष पूजाएं थी, उन पूजाओं को हमने कम किया कि मोमेंट तीर्थयात्रियों को बना रहे। और सभी तीर्थयात्रियों को मैंने कहा कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारी प्रशासनिक उस पर, हमारे चीफ सेक्रेटरी, हमारे जिले के प्रशासन, सभी लगातार पूरी तीर्थयात्रियों को यहाँ पर जो हमारी प्राथमिकता है कि हम उनको सरल, सुलभ और सुरक्षित दर्शन में कराएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कुंभ के हितधारकों में जो सबसे बड़ा पक्ष है, बाकी तो अखाड़ा परिषद से बात हो गई, गंगा सभा से बात हो गई, सरकार की एक बड़ी भूमिका रहती है, जिम्मेदारी रहती है। तो मुख्य सचिव आनंद वर्धन साहब से सवाल जो होगा बड़ा सीधा कि हमारी तैयारी किस दिशा में चल रही है और जो समय है हमारे पास, क्या हम अपनी तैयारियों को पूरा कर लेंगे, और नया क्या होगा। चूंकि चुनौती इस बार थोड़ी सी बड़ी होगी, हमने अर्ध कुंभ को पूर्ण कुंभ किया है, तो अब मान के चलिए कि संख्या भी लोगों की ज़्यादा होगी, तो उसके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं और किस दिशा में हैं हम? धन्यवाद सर। प्रथम तो मैं पूरे अमर उजाला परिवार को बहुत बधाई देना चाहता हूं इस तरह के संवाद कार्यक्रम आयोजित करने के लिए, क्योंकि आज के मोबाइल और इंटरनेट के युग में जहां संवाद का ह्रास हो रहा है, लोगों का अटेंशन बहुत ही कम हो रहा है, अटेंशन स्पैन, तो ऐसे समय में अमर उजाला लगातार इस तरह के संवाद कार्यक्रम आयोजित करते रहे हैं। इसके लिए उन्हें बहुत बहुत बधाई। आपने हमें आमंत्रित किया इस कार्यक्रम में, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरिद्वार में 2027 में जनवरी से अप्रैल के बीच में कुंभ का आयोजन होना है। मैं सिर्फ ये बताना चाहूंगा कि कुंभ है क्या। कुंभ के बारे में सब सामान्य तौर पर हम जानते हैं, 4 जगह कुंभ होती है। कुंभ क्या है और किसको कुंभ कहते हैं? तो मृत्यु से अमृत तक का जो प्रक्रम है वो कुंभ होता है। बुराई से अच्छाई की ओर, पाप से पुण्य की ओर, ये जो प्रक्रम है ये वास्तव में कुंभ होता है। कुंभ का जो आयोजन है ये शाश्वत काल से और सनातन काल से चला आ रहा है। इसमें सामाजिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक ये संगम है, उसका समागम होता है कुंभ के दौरान। और कुंभ का सबसे बड़ा श्रृंगार, जैसे आदरणीय प्रेमगिरी महाराज जी ने कहा, अखाड़े हैं। हरेक जहां भी 4 हमारे तीर्थ स्थलों पर कुंभ होता है तो उसकी शोभा ये जो हमारे 13 अखाड़े हैं उनसे होती है। अखाड़ों की भी एक परंपरा है, उसका इतिहास है, उसमें नहीं जाना चाहूँगा। कुंभ के डिस्कशन में तो महाराज जी ने 1 ही घंटा कहा, लेकिन ये कई घंटे और कई दिन इस पर डिस्कशंस हो सकते हैं। तो ये इसका एक आध्यात्मिक पक्ष होता है, सांस्कृतिक पक्ष है, एक प्रशासनिक पक्ष है। ये प्रशासन शासन की जिम्मेवारी होती है कि कुंभ के दौरान जो भी तीर्थयात्री आए एक अच्छे अनुभव लेकर के, और जिस पर्पस से, जिस ऑब्जेक्टिव से, जिस लक्ष्य से वो आते हैं वो पूरा करके सकुशल वापस जाएं। तो उत्तराखंड सरकार, मेला प्रशासन इसी लक्ष्य को, प्लस केवल ये सरकारी तंत्र ही नहीं, इनके साथ गंगा सभा, चाहे वो गंगा सभा हो चाहे अखाड़े हों, सबों का ध्येय यही होता है। और ये सब हम एक सहयोगी के रूप में इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी पूरी कार्य योजना बनाते हैं और
अकॉर्डिंगली कार्य करते हैं। अगर मैं संक्षेप में समझाना चाहूँ तो हरिद्वार की आबादी आप मान लीजिए जो परमानेंट पॉपुलेशन है 4 से 5 लाख होगी। क्यों नितिन जी? हरिद्वार कुंभ में 4 महीने का कुंभ होता है, जनवरी से लेकर अप्रैल। बाकी 3 जगह जो कुंभ होते हैं वो 1 से 1.5 महीने का है। ठीक है महाराज जी? और हरिद्वार में पीक समर और पीक विंटर दोनों का मौसम जनवरी से अप्रैल। जनवरी में ठंड वैसी ही होती है, अप्रैल में गर्मी वैसी ही होती है। तो इस 4 महीने के दौरान जहां 5 लाख की आबादी है वहां हमें लगभग 20 लाख से 25 लाख की आबादी की व्यवस्था 4 महीने के लिए करनी होती है। और जो मेन स्नान के दिवस होते हैं, अमृत स्नान के 3-4 होते हैं, उन दिनों में लगभग आप मान लीजिए जैसे 14 अप्रैल कुंभ पर्व होता है तो उस 24 घंटे या 36 घंटे के दौरान 1.5 से 2 करोड़ लोगों के आने की संभावना रहती है। जैसे लास्ट कुंभ 2010 में जो महाकुंभ था उसमें 1.64 करोड़ 13-14 अप्रैल जो 24 घंटे का पर्व था उसमें आए थे। तो उस 24 घंटे के दौरान आपको 1.5 करोड़ जो आएंगे पिलग्रिम्स उनकी व्यवस्था करनी है और 4 महीने के लिए 25 लाख लोग टेम्पररी, 5 लाख तो परमानेंट है, उनकी व्यवस्था करनी है जी। तो इसको हम लक्ष्य में रखकर पूरी प्लानिंग करते हैं। तो दिशा में हम लोग ठीक दिशा में जा रहे हैं। तो देखिए कुंभ जो प्रशासनिक व्यवस्था है एक तरह से ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है। नहीं, ढांचागत जो सुविधाएं हैं, नए घाट बनाने हैं या कुछ जी। हाँ, उसी पे आ रहे हैं कि जैसे जब आपको 1.5 करोड़ लोगों को स्नान कराना है जी 24 घंटे में या 36 घंटे में, तो फिर आप आकलन करते हैं कि आपको घाट की कितनी एरिया की जरूरत होगी, कितनी लंबाई की जरूरत होगी जी। अगर आपको 25 लाख लोगों को एकोमोडेट करना है 4 महीने के लिए तो आपको कितना एरिया जरूरत पड़ेगा, कितने एकोमोडेशंस क्रिएट करने होंगे, उसके लिए जो मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज है आपको उसमें कितने बिजली, पानी, सड़क, सैनिटेशन, टॉयलेट्स, इन सबों की व्यवस्था करनी होगी। तो अगर आप देखें हरिद्वार कुंभ क्षेत्र जो है हमारा 4 जिलों में फैला हुआ है और लगभग 150 स्क्वायर किलोमीटर में है जी। इसको हम सेक्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसमें कुछ हम परमानेंट वर्क्स होते हैं, कुछ टेम्पररी वर्क्स होते हैं। अभी उतने डिटेल में हम नहीं जा पाएंगे, लेकिन हमारी जो तैयारी है, हमारा टारगेट ये होता है कि जो परमानेंट वर्क्स हैं वो अक्टूबर-नवंबर तक कंप्लीट हो जाएं जी। और जो टेम्पररी वर्क्स हैं क्योंकि जनवरी से भीड़ बढ़ती है तो हम दिसंबर तक उसको कंप्लीट कर लें। तो हम लोग अभी ट्रैक पे हैं और इसकी मॉनिटरिंग लगातार होती रहती है। विभिन्न स्तरों पर मेला अधिकारी से लेके माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर भारत सरकार भी इसको नियमित रूप से समीक्षा करती है। फिर हम लोग जो हमारे सहयोगी हैं, चाहे वो गंगा सभा हो, अखाड़े हैं, वहाँ के आश्रम, धर्मशाला, उनके साथ हमारी नियमित बैठकें होती है। उनके जो सुझाव आते हैं उसके अनुसार हम अपने कामों में हो जरूरत पड़ने पे चेंज भी करते हैं। तो एक जो हमारी जिम्मेवारी है उत्तराखंड सरकार की, हम उसके प्रति सजग है, सेंसिटिव है और हमारी कोशिश है कि हम समय के पूर्व अपने सभी कार्य पूरे करें। जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सब इसी नोट से ख़त्म करेंगे बात को कि माँ गंगा के पावन तट पर एक बड़ा कुंभ, एक विशाल कुंभ लगेगा जो हर हितधारक, जो आप लोग थे, 4 लोगों से आपकी बात आई, माँ गंगा हरिद्वार जो है कुंभ की नगरी में, सबका आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक केवल मैं आपके माध्यम से और इस संवाद के माध्यम से यहाँ उपस्थित समस्त जनसमूह और जो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, केवल ये अनुरोध करना चाहूँगा कि मोक्षदायिनी गंगा, उसकी सफाई, उसकी शुचिता अक्षुण्ण रखने की जिम्मेवारी हम सबों की है। माँ गंगा हमारे पापों को धोती है, तो हमारी भी कुछ जिम्मेवारी माँ गंगा के प्रति है। तो आप लोगों से, आपके माध्यम से ये अनुरोध करना चाहूँगा। आपकी इस अपील को हम अपने पाठकों तक जरूर पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जी, कुछ बताइए।
ऐसा नियम या कोई ऐसा कड़ी कार्रवाई हो कि इस तरीके की जो है हरकतें ये ना हो? हमको लगता है चीफ सेक्रेटरी साहब ने इशारा में बहुत कुछ बातें कही थी, साफ सफाई को लेकर यही बात थी। बहन जी, केवल एक अनुरोध है कि देखिए, हम शासन प्रशासन जो इन्फोर्समेंट करता है, हम नियम कानून भी बनाते हैं, इन्फोर्समेंट भी करते हैं, लेकिन जब तक से समाज के हर एक वर्ग का सहयोग नहीं मिलेगा, क्योंकि आप 24/7/365 आवर्स आप कंटिन्यूअस वॉच किसी भी चीज पे नहीं रख सकते। तो हम डेफिनेटली एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस या गंगा सभा, इस तरह की जहां भी कुछ गतिविधियां मिलती है उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाती है। लेकिन ये हम सबों की एज ए सोसाइटी, एज ए ग्रुप, ये हमारी सामूहिक जिम्मेवारी भी बनती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शासन प्रशासन अपनी जिम्मेवारी छोड़ दे, उसको भी उतनी ही एक्टिव तरीके से एक्शन लेना होगा और लेते भी हैं, लेकिन साथ साथ हम सबों की भी अपनी जिम्मेवारी है जिसको कि हमें फुलफिल करनी चाहिए, क्योंकि जो भी वो उस तरह के कार्य कर रहे हैं वो हम ही लोगों में से हैं, हमारा ही कोई भाई, बेटा या कोई है। तो हमारी जिम्मेवारी है कि हम वैसे लोगों को रोकें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।